जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के इग्नू के मास्टर डिग्री के क्लासेस पे। आज के ये जो क्लास है एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का तीसरा पेपर MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, उसके हम लोग यूनिट 4 डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म करेंगे। तो कक्षा शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए दो ऐलान। जो हमारा इंडिया बुक का बुक लॉन्च होने वाला है, समरी, उसमें समरी कॉन्सेप्ट, फिर सॉल्व इग्नू का क्वेश्चन और जो पास्ट 7 अटेम्प्ट हैं उनका भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज का जो कक्षा है वही है यूनिट नंबर 4। अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो यूनिट 4 है डाइवर्सिटी, विविधता एंड प्लूरलिज्म, बहुलता। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है डाइवर्सिटी, क्या प्लूरलिज्म है, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर टुवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी को देखेंगे। फिर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। फिर हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद जो इंडिपेंडेंस आज़ादी मिल गया भारत को 1947 से 1967 तक, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। मतलब हम लोग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ भारत का उच्च डेमोक्रेसी के साथ, वो देखेंगे। मतलब पॉलिटिक एंड इकोनॉमी दोनों देखेंगे। तो पहले देखेंगे 1947 से पहले पोस्ट कॉलोनियल, फिर 1947 से 67, फिर 1967 से 1990, फिर हम 1991 से क्यों हम मतलब 1991 से अलग देख रहे हैं। मतलब 1991 में LPG आया था, आप लोगों को पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो और 1947 में भी आज़ादी हुआ था। 1967 में मतलब सत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। तो बहुत मतलब भारत में गरीबी बढ़ रही थी। उसके बाद आखिर में हम लोग जो इग्नू के एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और साथ में जो पास्ट 6 अटेम्प्ट्स उनमें क्या क्या क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का कक्षा शुरू करते हैं। पहले डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मतलब भारत में मतलब बहुत सारा कल्चर का लोग, बहुत सारे जाति के आधार में, जैसे आदिवासी है, बहुत सारा मतलब शेड्यूल कास्ट जो होते हैं निम्न वर्ग के बहुत सारे हैं, और आदिवासी भी कहे तो बहुत सारे, मतलब कास्ट के आधार, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, मतलब बहुत सारा विविधता है भारत में। और लैंग्वेज के आधार में भी बहुत सारा विविधता है। तो वही मतलब जो डाइवर्सिटी है वही मतलब प्लूरलिज्म का, बहुलता का जन्म देता है। मतलब डाइवर्सिटी होने से ही, मतलब जब डाइवर्सिटी एक्सेप्ट होता है तो ही प्लूरलिज्म आता है। जैसे आप पकड़िए, मतलब डाइवर्सिटी की होना ज़रूरत ही है। मतलब विविधता के वजह से ही प्लूरलिज्म आता है, नहीं तो प्लूरलिज्म नहीं आएगा। हम भारत में एक कहावत है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है भारत को। भारत में मतलब यूनिवर्सल, मतलब इतना अच्छा ब्रदरहुड चल रहा है। मतलब भारत को चलाना बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतने सारे मतलब लैंग्वेज के लोग, इतने सारे कल्चर के लोग, हर किसी का मतलब इतने सारे रिलीजन का लोग, तो सभी को मिला के चलाना, मतलब यूनाइटेड करके चलाना बहुत प्रॉब्लम है। तो कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वही भारत का जो प्लूरलिस्टिक है सोच, उसका जन्म देता है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। इंट्रोडक्शन। एज ऑफ द ओल्ड सर्टिट्यूड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ग्रेजुअली क्रम्बल इन ए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो अधिकांश जो पुरानी मान्यता था पॉलिटिक्स को लेके, मतलब राजनीति को लेके, वो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होने लगे। क्यों? मतलब वही ट्रांसफॉर्मिंग जो इंडिया हो रहा था, इसका वजह वही आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी था। मतलब डेमोक्रेसी के आइडिया के वजह से ही जो पुराना जो चिंताधारा था, जो मान्यताएं थे, वो लोग मतलब चेंज होते जा रहा था धीरे धीरे, और एक शक्तिशाली निरस्तरता प्रदान कर रहा था। इट इज़ रिमार्केबल गिवन दैट fact
that a very few post-colonial states of Asia and Africa, including those who shared the same colonial legacy that is Pakistan, have been able to remain actually existing democracies, despite emphasis on the processes of democratization and localization in the present era of globalization. The above may be considered not a mean achievement if we reflect about India, the largest and the most diverse democracy in the world. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत मतलब दुनिया का सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, मतलब इतना विविधता से भरा है भारत। इसके बारे में मतलब क्या बताएं हम, इतना सारा कल्चर, इतना सारा रिलीजन, इतना लैंग्वेज, हर चीज़ में मतलब भारत को मतलब चलाना। इधर एक एरिया में लैंग्वेज एक है, एक स्टेट में इतना लैंग्वेज होता है, हर लैंग्वेज का सब लैंग्वेज होता है, और ट्राइबल एरिया में तो उन लोगों का डायलॉग्स होता है। तो ऐसे में भारत को चलाना मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो उसके उसके बावजूद भी भारत मतलब दुनिया का यही सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, वो भी डाइवर्स। As it is the time of decolonization, India almost lacked all the ingredients that have a liberal democracy a success. भारत में लगभग उन सभी तत्वों का अभाव है जो एक उदार लोकतंत्र का सफल बनाता है। India had low levels of literacy, industrialization and democratic consciousness. भारत में साक्षरता स्तर जो है वो निम्न था। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण, उसके बाद लोकतांत्रिक चेतना वो भी कम था। The democracy in India in a significant way was prefigured in the form of colonial legacy as the British introduced the representative legislature bodies, albeit with limited power, via the Acts of 1909, 1919 and 1935। ये सब पता है आप लोगों को। चार्टर जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 चेम्सफोर्ड वाला था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड वाला था 1919 वाला, 1935 में था गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, मोंटेमिल्डो वाला था 1909 वाला। तो वो सब तो पॉलिटी का बेस है, आशा करता हूँ आप लोगों को पता होगा। 1909 जो था वो मोंटेमिल्डो वाला एक्ट कहा जाता था इसको, और 1999 में जो हुआ था उसको चेम्सफोर्ड, मोंटेगू चेम्सफोर्ड था, और 1935 वाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो अभी धीरे धीरे हम टुवर्ड्स एन, यहाँ पे एन होगा, एंड नहीं, टुवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। Democracy has increasingly been viewed as a form of good governance that paves the way for arriving at decisions among the group of individuals organizing as a polity। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक तेजी से सुशासन के रूप में देखा जा रहा है जो एक राज्य व्यवस्था के रूप में संगठित व्यक्ति के समूहों जो उनके बीच निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त करता है। The essential value of democracy lies in its moral superiority over any other way of arriving at decisions which take every citizen's interest into account and are equally binding on everyone। सबके ऊपर बाइंडिंग डालता है और सबको मतलब इक्वली लेके चलता है, सबको अकाउंटेबल करता है। द कोर प्रिंसिपल्स दैट अंडरपिन एंड जस्टिफाई डेमोक्रेसी इन द सेंस आर टू फोल्ड। मतलब दो फोल्ड में जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो दो फोल्ड में मतलब अंडरपिन किया गया है। जैसे कि पहला जो है, द इंडिविजुअल्स आर ऑटोनोमस रैशनल बीइंग्स हु आर कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इज गुड फॉर देम। मतलब जो इंडिविजुअल है वो मतलब सेल्फ गवर्न रहेंगे, ऑटोनोमस रहेंगे, उनका खुद का डिसीजन होगा क्या अच्छा है उनके लिए। फिर सेकंड जो है, ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव इक्वल से इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कलेक्टिव डिसीजन व्हिच अफेक्ट्स देम ऑल इक्वली।
जो कलेक्टिव डिसीजन होगा वो सभी के ऊपर बेस करके होगा, मतलब एक ग्रुप बेस कर, मतलब सोचेगा कि ये वाला डिसीजन उनके लिए ठीक है, तो ग्रुप का कलेक्टिव डिसीजन आएगा और उनमें मतलब सभी पार्टिसिपेट भी करेंगे और सभी का मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा। It has been argued that anonymity is generally impossible to achieve when collective makes an attempt to arrive at a commonly agreed upon decision। एक्चुअली क्या होता है, जब भी मतलब कलेक्टिवली कोई डिसीजन लिया जाए और मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब डिसीजन में पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। Thus, the most persuasible procedure for arriving at commonly agreed upon decision is the principle of majority। तो देखिएगा हमारा भारत का जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में भी ऐसा रूल है, और जो मतलब जो गवर्न करता है 100% तो नहीं वोट मिलता है उन लोगों को। जैसे पार्लियामेंट में अभी बीजेपी का सरकार है, पकड़िए नहीं अभी है, तो उनको क्या पूरा 100% भारत के लोगों ने सिलेक्ट कर किया? क्या नहीं किया। तो कुछ मतलब मेजोरिटी लोगों ने उनको पकड़ लीजिए सिलेक्ट किया। ऐसा ही हर डिसीजन में जब भी पार्लियामेंट में बैठे हुए जो एमपीज है, तो वो लोग भी जो डिसीजन लेते हैं उनमें मतलब मेजोरिटी डिसीजन होता है। तो मेजोरिटी हर मतलब डिसीजन जब लेते हैं, पकड़ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेजोरिटी से ही पास होता है। मेजोरिटी यहाँ पे 51% होता है, मतलब 50% से ज़्यादा होता है। और कुछ कुछ चीज़ है जैसे उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 कहा जाता है उसको, 66.67 मतलब 67%। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करने के लिए तभी वो सब मतलब चाहिए। और अदर अदर कोई जो स्टेट्यूटरी एक्ट है, जैसे मतलब कोई भी मतलब लॉ पास करना है, कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा लॉ वही आपका सिंपल मेजोरिटी से ही होता है। तो मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि पॉसिबल नहीं है किसी मतलब डिसीजन कैसे मतलब हर कोई क्या बोलेगा, कोई दूसरा क्या बोलेगा, तो मेजोरिटी मतलब जो मेजोरिटी का डिसीजन आएगा वही प्रिवेल करेगा। ऐसा ही रूल बनाया गया है, तो इसको हम मेजोरिटी रूल कहते हैं। ड्यू टू द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज इट इज़ नॉट पॉसिबल टुगेदर टू मेक डिसीजन ऑन इशू। वही, तो बहुत बड़ा हमारा जो भारत का सिस्टम है, सब बड़ा है और सभी मिल के मतलब डिसीजन जब लेते हैं तो ही डिसीजन लेना प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऐसा रूल बनाया गया है मेजोरिटी रूल वाला। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसी देयरफॉर वर्क्स विथ सेट ऑफ प्रोसीजियर एंड द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस by which people can elect their representatives and hold them periodically accountable। यही मैंने जो बोला, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में उसमें जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं, एमपी लोग क्या होते हैं, एमपी अपने एरिया का वही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम सभी मतलब पार्लियामेंट में जा नहीं सकते, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है एमपी, तो वो हमारे लिए बात करता है। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा रूल है, जो एमपीज जाते हैं वो लोग हमारे लिए ही जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमारे बारे में ही बोलना चाहिए, हमारे एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सुधार का ज़रूरत है। ठीक है, और वो लोग हमारे मतलब अकाउंटेबल भी होते हैं, हम लोग उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्या कर रहे हैं आप, हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वाला सोल्यूशन चाहिए, आपने संसद में बात क्यों नहीं किया। तो वो लोग अकाउंटेबल है हमारे जो एरिया का जो डेवलपमेंट है उसके लिए। ठीक है, तो अगला विषय जो है उसके तरफ बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो कैसे कैसे डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे करके देखेंगे। पहले मतलब जब 1600 में जब चार्टर पेश हुआ इंग्लैंड में, तो तभी ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट मिला था भारत में ट्रेड करने का। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आता गया। 1816 पे पहला फैक्ट्री डाला, इसके बाद दूसरा फैक्ट्री, ऐसे करके करके मतलब पलासी तक आया 1757। तो पलासी जब हुआ उसके बाद से मतलब जो जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का कंट्रोल वो ब्रिटिश को मिल गया था। तो 1757 के बाद फिर 1765 में बक्सर वाला युद्ध हुआ। तो बक्सर से मतलब पूरा लगभग पूरा इंडिया का ही कंट्रोल आ गया ब्रिटिश के हाथ पे।
ब्रिटिश नहीं, यहाँ पे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ पे। फिर जाके 1857 में जब सिपाही म्यूटनी हुआ, उसके बाद 1858 में नया एक्ट पास हुआ। फिर जो भारत का जो कंट्रोल था वो इंग्लैंड का क्राउन के हाथ में चला गया। मतलब तभी 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तभी हम लोग अभी जो पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल, अभी हम लोग जो पोस्ट कॉलोनियल पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो 1850 जब क्राउन के हाथ पे रूल आया, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लगभग मतलब 1947 तक। उसके बाद हम लोग 1947 में भारत का आज़ादी हुआ। 1947 से हम लोग 1967 तक पढ़ेंगे। 67 तक लगभग मतलब जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हम लोग 1967 से 1991 तक पढ़ेंगे। 1991 से फिर पढ़ेंगे 91 में क्या हुआ था आपका, एलपीजी आया था भारत में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 4 फेज में पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो मैं फिर से बोलूँगा आप लोगों को, पहले ये वाला देख लेते हैं, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अपसर्ज ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दिस आर बोथ कंसिडर्ड एज वर्च्यू एंड नेसेसिटी। दोनों मतलब ज़रूरत भी था और सत्य भी था। ठीक है, वेदर इट इज़ द ईस्ट यूरोपियन पोस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटीज और पोस्ट कॉलोनियल एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन सोसाइटीज। This can be explained in the terms of collapse of communism, socialism that inspired economies based on development planning in the form of excessive or inappropriate state intervention in market economies. The social sciences has a great degree of literature, rich both in terms of range and depth, is available on the themes of economic development and political democracy. जो सामाजिक विज्ञान में आर्थिक विकास और राजनीतिक लोकतंत्र के विषयों पर साहित्य की एक बड़ी मात्रा, समृद्ध सीमा और गहराई दोनों का संदर्भ में उपलब्ध है। Unfortunately, they remain divided into two different worlds of politics and economics with a little interaction. What is needed मतलब दो तरह का वर्ल्ड में मतलब दो टीम हो गए थे, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करके। जैसे आप लोगों को पता होगा किस स्टाइल के बारे में बता रहा है यहाँ पे, मतलब एक कम्युनिज्म वाला, सोशलिज्म वाला, और दूसरा लिबरलिज्म वाला। Unfortunately, they remain divided into two different worlds of politics and economics with little interaction. What is needed is to theorize the nature of democracy in such a manner that the evolving processes of economic development can be understood in the wider context of political democracy. द थियोरिस्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लाइक दीपक नायर, भारतीय मतलब चिंताविद है, पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब राजनीतिक अर्थशास्त्र का सिद्धांतकार है दीपक नायर। उन्होंने कहा था कि उनका अटेंशन दिया था उन्होंने, ही हैज़ ड्रोन अटेंशन टू द फैक्ट दैट देयर हैज़ ऑलवेज बीन एन इनहेरेंट टेंशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स ऑफ मार्केट एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब उसके अंदर इनहेरेंट मतलब उसके अंदर ही एक टेंशन रहेगा, चिंता का कारण रहेगा, जो इकोनॉमिक्स ऑफ मार्केट है और पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बीच में। इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूशनरी नेचर ऑफ मार्केट्स एज अगेंस्ट द इंक्लूशनरी नेचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसे लोकतंत्र की समावेशी प्रकृति की विपरीत बाजारों की बहिस्पष्टीकरणीय प्रकृति के संदर्भ में समझाया गया है। मतलब दीपक नायर ने समझाया था ऐसे। अगला जो है हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके, जो हम लोगों को 4 पार्ट देखना है। पहले हम देखेंगे पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़।
तो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज क्या था? Democracies in the post-colonial societies have been distinct from their Western counterparts due to their historical specificities. जो वेस्टर्न पार्ट मतलब यूरोप वाला पार्ट, तो यूरोप वाला पार्ट से हमारा इस साइड का जो है उसका जो डेमोक्रेसी था अलग था पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का डेमोक्रेसी, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करके उनका डेमोक्रेसी अलग था, पहले राजाओं का रूल था, इसके वजह से। कॉलोनियलिज्म एज राल्फ मिलीबांड आर्गुड इन मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स, इनका एक बुक था राल्फ मिलीबांड, इनका जो बुक है वो है मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने कहा था कि डिजॉर्टेड द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स दास मेकिंग देम यूनिक। तो जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आपका वो यूनिक है इस साइड पे जो ईस्टर्न साइड है। It follows that the theoretical tools developed for the advanced capitalist societies cannot be transposed simply to these very difficult societies. They explains the ongoing debates in democratic theory concerning the new democracies. Most significant among these are the debates on democracy and development. इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है जो डिबेट्स हुआ था डेमोक्रेसी के और डेवलपमेंट के लेकर, वही डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी गणतंत्र और जो विविधता है उसके बीच में, फिर डेमोक्रेसी स्टेट एंड सिविल सोसाइटी को लेके डिबेट्स हुए थे इनके बीच। Thus, there have been a debate as to whether democracy and development are compatible in the post-colonial states. The economic miracle experienced in the East Asian states have thus been attributed to their soft authoritarian regimes. Given the fact that the post-colonial societies are multicultural and are given by racial and ethnic conflicts, serious apprehension has been expressed towards the need to recognize the diversity and the inequality arising out the embedded discriminatory practices that undermine the post-colonial democracies. As for the relationship between the democracy and state civil society, it has been debated whether there can be a democracy or a market market without an effective state in post-colonial societies. अब हम देखते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1947 से 1967, मतलब भारत का आज़ादी होने के बाद कैसे डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में। इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज शेप्ड बाय ए political consensus. There was a long-term perspective in Nehruvian India. तो जब भारत को आज़ादी मिल गया, आज़ादी के मतलब पहले से ही मतलब पता चल रहा था आज़ादी मिल जाएगा, इसके कारण मतलब इंडिपेंडेंस के दिनों पहले टाइम में ही प्लानिंग जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान मतलब उनको बनाना शुरू हो गया था, और नेहरू जी का नेतृत्व में मतलब बड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान रेडी कर लिया गया था। तो कांग्रेस ने गरीब लोगों के लिए 1944 में बॉम्बे प्लान लाया था इंडिपेंडेंस से पहले, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया था, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन भी बनाया 1948 पे अंडर द नेहरू महलानबीस स्ट्रेटेजी। तो महलानबीस जो है, नेहरू को तो आप लोग पहचानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो थे, और महलानबीस उनका पूरा नाम है पीसी महलानबीस। एक्चुअली कुछ ही दिन पहले मतलब 29 जून को उनका बर्थ एनिवर्सरी किया था, और उनको मतलब वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे भारत की तरफ से। उनके जन्मदिन को ही 29 जून को ही नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है,
और मतलब स्टैटिस्टिक्स में बहुत माहिर थे और मैथ्स में भी उनका अच्छा अवदान था। तो नेहरू महलनोबिस जो स्ट्रेटेजी था वो इंडियन स्टेट्स को मतलब बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे हैवी एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को किया जाएगा। एक्चुअली डाटा का तो नेसेसरी है ना, कुछ भी मतलब प्लान बनाने के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्टेटिस्टिक्स में माहिर थे महलनोबिस जी, उनका पूरा नाम है पीसी महलनोबिस। ठीक है, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, उनके बारे में सर्च कीजिएगा, बंगाल के थे वो। तो अगला, डेमोक्रेसी केम टू इंडिया नाइदर एज ए रेस्पॉन्स टू ए एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट नॉर एज द रियलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी। भारत में लोकतंत्र निरंकुश राज्य की प्रतिक्रिया के रूप में आया, ना समाज की व्यक्तिवादी अवधारणा की प्राप्ति रूप से आया। इट ऑल्सो डिड नॉट फॉलो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। भारत का जो डेमोक्रेसी है ये डायरेक्ट कैपिटलिस्ट भी फॉलो नहीं किया, मतलब ना कि जो सोशलिज्म फॉलो किया, ना कि कैपिटलिज्म फॉलो किया। हम लोगों ने अलग ही तरीके से एक मिक्स्ड पैटर्न अपनाया। Hence, there was a contrast with the experience in the advanced capitalist liberal societies of the West. इसलिए पश्चिम में जो लिबरल सोसाइटी थे यूके वाले साइड में, तो उनके मतलब जो विचारवादी नीति था भारत का उससे अलग था, पूरा एग्जैक्ट सेम नहीं था, लेकिन उस विचारवादी नीति का भी इफेक्ट था भारत के डेमोक्रेसी में। मतलब कुछ लिबरल पॉइंट्स भी हमारा डेमोक्रेसी में लिया गया था। What were the objectives? They were to catch up with the industrialized world and to improve the living conditions of the people. It was believed that primacy of the market mechanism would lead to excess consumption by the rich and underinvestment in the sectors critical for development. At the same time, it was assumed that agriculture was subject to diminishing returns, so industrialization should be preferred, as it was supposed to bring increasing returns and greater employment opportunities. तो हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता होगा, मतलब ब्रिटिश भारत में जब शासन किया तो भारत में मतलब इकोनॉमी के लिए ऐसा हाल करके रखा था, उनका मतलब बहुत सारा फेस था उनका इकोनॉमी का। जैसे ब्रिटिश इकोनॉमी इन इंडिया, अगर आप लोगों को पता है, उन लोगों ने क्या किया भारत में, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट नहीं किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर रोक लगा दिया। एक्चुअली उनका मतलब यूरोप में तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था पूरा यूरोप में, तो जापान में भी हो रहा था, कोरिया में भी हो रहा था, लेकिन भारत इससे वंचित रहा क्योंकि भारत उनके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए और रॉ मटेरियल का सोर्स है भारत। और मतलब ब्रिटिश लोग क्या करते थे, भारत में उनका जो कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स जिनका जैसे कि उसके बाद जो नील होता है, नील चाष कराते थे, चाय का चाष कराते थे, जो लोग मतलब कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट है उनका ही मतलब वो लोग वो प्रोडक्ट के लिए बोलते थे मतलब लगाने के लिए। और वो सारा इनपुट जो रॉ मटेरियल से वो यूरोप पे चला जाता था, वहाँ पे प्रोसेस्ड होके फिर इनको सेल के लिए क्या करना चाहिए, उनको सेल के लिए भी तो मार्केट चाहिए। तो उनका मार्केट था अफ्रीका में भी था, तो कॉलोनी क्यों बनाया, उनका मार्केट, उनका जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री से निकला वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और वो लोग क्या करते थे, वो जो भारत से मतलब कुछ भारत का इंडिजिनियस जो प्रोडक्ट है, तो वो अगर भारत सेल करना चाहे तो उसका मतलब ड्यूटी ज़्यादा लगा दिए थे, टैरिफ लगा दिए थे। और जो ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड से आता था या और भी यूके के, एक्चुअली इंग्लैंड ही था मेनली, उनका तो मोनोपोली था पहले, तो उनका जो प्रोडक्ट था उनमें कोई ड्यूटी नहीं था, ड्यूटी फ्री था, ऐसा चल रहा था। तो इसके वजह से क्या हुआ था, भारत में कोई मतलब इंडस्ट्री नहीं गढ़ के उठ पाया। इसके वजह से ही मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तभी से ही सोच था एग्रीकल्चर से
अभी निकाल के हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, औद्योगिकरण करना ही पड़ेगा। भारत जब पूरा दुनिया औद्योगिकरण के रास्ते पे चल रहा था, भारत उससे वंचित रहा ड्यू टू द ब्रिटिश। एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ कर डाला उन लोगों ने, मतलब इकोनॉमी को पूरा चौपट कर दिया भारत का, और भारत का इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को तो चलने ही नहीं देते। इसलिए ही तो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन किया था, जो बाहर से इंग्लैंड से जो गुड्स बन के आता था उनको जलाया था। ऐसा आंदोलन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। सो द मेन इनपुट्स वेयर, जो मेन इनपुट्स था, द लीड रूल ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, the emphasis on the capital goods sector, industrial licensing to guide the investment in the private sector, relative neglect of agriculture, more emphasis on heavy industries than the traditionally small and cottage ones। तो गांधी जी के बारे में आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि गांधी जी जोर देते थे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री में के ऊपर, लेकिन नेहरू ने बोले ऐसे नहीं, सिर्फ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री से नहीं होगा, यह सब तो सिर्फ बेसिक अर्निंग का एक सोर्स है। अगर अच्छी तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करना है तो बड़ा इंडस्ट्री का ज़रूरत है, और तभी मतलब नेशनलाइज हुआ था, तभी भारत के मतलब गवर्नमेंट के हाथ पे बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री था, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ऐसा भारत का गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। अभी भी ऐसा ही चल रहा है, बहुत सारा सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी तब से, तो ऐसा पॉलिसी बनाया गया। एक्चुअली क्या हुआ था, आप लोग सोचेंगे ब्रिटिश ने तो बहुत अवदान किया है, मतलब रेलवे बनाया, पोस्टेज सिस्टम लाया, एक्चुअली उनके अच्छे के लिए ही बनाया था। रेलवे जब बनाया था क्या हुआ था पता है आप लोगों को, रेलवे के लिए वो ब्रिटिश जो लोग थे ईआईसी पे जो काम करते थे, उनका जो पैसा भारत से मतलब मिलता था, उनके पैसे को ही इन्वेस्ट किया गया, और उनको ऐसा बोला गया था कि आप लोग इन्वेस्ट करें प्राइवेटली भारत में, रेलवे डेवलप कीजिए, और रेलवे से आप लोगों को लगभग पकड़ लीजिए 150 गुना, मतलब 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से 150 रुपये मिलेगा आपको, और भारत के लोगों के ऊपर चार्ज करके पैसा दिया जा रहा था। मतलब भारत का इकोनॉमी पूरा ड्रेन हो रहा था, और उनके फायदा कैसे हुआ, उनका जो गुड्स थे इधर का उधर का रॉ मटेरियल्स, वो मतलब ट्रेन से पूरा भारत में एक चेन बना दिया गया रेलवे का, और रेलवे होने से उनका ही अच्छा हुआ। भारत में कुछ मतलब कोई मतलब रिवोल्ट खड़ा हुआ हो जाए तो वो लोग मतलब इजीली उनका सेना पहुंच पाए, ब्रिटिश सेना, तो उनके बेनिफिट के लिए ही था। और भारत का तो इकोनॉमी मतलब वेल्थ ड्रेन हो रहा था। आप लोगों को पता होगा दादा भाई नौरोजी करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था, टर्म दिया था, जो भारत का वेल्थ मतलब ड्रेन होके चला जा रहा था। एक्चुअली पहले ऐसा नहीं था, जब ब्रिटिश पहले 1600 में भारत में आए थे तभी ड्रेन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जब मतलब 1757, 1765, 1757 आपका पलाशी का युद्ध, उसके बाद 65 पे बक्सर, उसके बाद से ही शुरू हो गया है वाला प्रोसेस। भारत का ऑयल धीरे धीरे ड्रेन होने लगा, ठीक है। तभी एक्चुअली यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इसके वजह से ही ज़्यादा ये वाला वेल्थ ड्रेनेज सिस्टम शुरू हो गया था। तो अगला जो है 1967 से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, वही वाला पार्ट है 1947 टू 1967, सॉरी सेम पार्ट ही देखेंगे। ड्यू टू इट्स legacy of leading an anti-colonial struggle based on core principles of nationalism and development, the Congress became the ruling dominant party। तो कांग्रेस क्या हुआ था, रूलिंग डोमिनेंट पार्टी। उसका नेशनलिज्म मतलब भारत के लिए जो नेशनलाइजेशन था और भारत का डेवलपमेंट के लिए जो कदम उठा रहा था, जो कॉलोनियल सोसाइटी उसका मतलब अगेंस्ट कर रहा था, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, और उसमें डोमिनेंट पार्टी कांग्रेस खड़ा हुआ था। Redistribution as a policy was not encouraged, as redistribution could be only of poverty that would have harmed savings. The foreign capitalists and zamindars were excluded from the political economy of the development. Land reforms could not be implemented as the lower level bureaucracy, in alliance with the local landed politician lobby, obstructed it. The net result was that the owners turned into cultivators। जो जमीन का मालिक थे उनको मतलब इतना खजना देना पड़ता था
जमींदारी सिस्टम की वजह से वो लोग मतलब कल्टीवेटर में परिणत हो गए थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती सिस्टम, सोशल लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रिजर्वेशंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयमेंट वर सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस्ड। तो उसके बाद क्या हुआ था, कुछ मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम शुरू हुआ, जैसे पॉलिटिकल पंचायत का सिस्टम, फिर सोशल लेजिस्लेशन कुछ लाया गया, रिजर्वेशन जैसा स्कीम लाया गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी इम्प्रूव किया गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया गया, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे लेट अस मेक एन एप्रिसियल ऑफ द डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल। जो डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल था वो कैसे काम कर रहा था उसके बारे में हम देखेंगे फेज वाइज। व्हाट वर द मेजर गेन्स, तो कुछ मेजर जो लाभ थे इस मतलब डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल का। तो पहला जो गेन है, फर्स्ट वी कैन मेंशन मैसिव स्टेप अप इन द टर्म्स ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। तो धीरे धीरे शुरू हुआ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ। धीरे धीरे भारत में इंडस्ट्री गढ़ना शुरू हो गया, और इंडस्ट्री के साथ साथ मतलब एग्रीकल्चर भी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चरल जो रॉ मटेरियल्स निकलना पड़ेगा, फिर वो प्रोसेस होगा इंडस्ट्री में। तो दोनों का ग्रोथ शुरू हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले अभी जो सर्विस सेक्टर है हम लोगों का इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि 3 सेक्टर है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी जो इंडस्ट्रियल वाला, और उसके बाद हम लोग एक और पढ़ते हैं सर्विस सेक्टर जो है। पहले सर्विस सेक्टर नहीं था, ठीक है। There was acceleration in the manufacturing industry in the 1950 to 1964, followed by declaration until 1970s, and again a renewed support led by an expansion of the state expenditure. Second, there was a considerable diversification of industrial production as the capital goods sector and other infant industries. जो बच्चे जो इंडस्ट्रीज है छोटे छोटे, मतलब अभी अभी बच्चे ही है, infant industries came up and achieved some level of production. तो वो लोग भी मतलब लाइन पे आ गए थे, प्रोडक्शन करने लगे। अर्लियर ओनली कॉटन, शुगर एंड जूट टेक्सटाइल्स एग्जिस्टेड। पहले भारत में मतलब कॉटन, शुगर और जूट टेक्सटाइल ही शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे और भी जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है वो लोग भी मतलब प्रोडक्शन करने लगे अच्छे तरीके से। थर्ड, डोमेस्टिक self sufficiency in food production was achieved through food consumption remained low. It was major achievement considering the fact as the late in 1964 to 66 12% of the food grains required was imported. मतलब जो रिक्वायरमेंट था वो लगभग पूरा सा ही हो जाता था, सिर्फ 12% फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट किया जाता था। समझ में आया? भारत में जो खुद का प्रोडक्शन था उससे पूरा भारत का हो जाता था, लेकिन सिर्फ 12% शॉर्ट था। इन 12% को इम्पोर्ट किया जाता था बाहर से। तो अगला जो है 1967 से 1990 वो वाला पार्ट हम देखेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सॉरी political democracy and economic development in India 1967 to 1990। मतलब जो LPG आने के, ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले। The social groups who were on the margin of the society and were lying dormant become empowered with the political voice. They now started making economic claims on a state that has successfully mediated between the politics and the economics of Indian democracy। जो सोशल ग्रुप थे वो लोग भी अभी मतलब एम्पायर होने लगे, और वो लोग भी वॉइस रेज करना शुरू कर दिए। उन लोगों ने मतलब इकोनॉमिक क्लेम्स करना शुरू कर दिए धीरे धीरे। The discordant voices were due to non-fulfillment of promises and expectation, as there was a rise in the level of poverty, गरीब। क्यों उन लोगों ने वॉइस रेस किया? क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया मतलब पुअर हो रहा था। जो जब मतलब 1957 था तब 34% थे पॉवर्टी, उसके बाद वो इंक्रीज होके 1970 से 71 तक बढ़ गया था, 57% पुअर पॉवर्टी हो गया था।
crisis in the economy in the mid 1960s was the evident in the form of food crisis। तो इसके वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इसके वजह से मतलब फूड क्राइसिस भी हो गया। क्यों हुआ था प्रोवर्टी, सोचिए, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो उसके वजह से एग्रीकल्चर भी थोड़ा सा मतलब चौपट होता जा रहा था। और नया नया कदम था पहले भारत का, और पहले भी मतलब ब्रिटिश ने इतना शोषण करके चला गया, तब भारत का मतलब खड़ा करना इतना इजी नहीं था, बहुत टफ सिचुएशन था तभी के टाइम के लिए। अभी तो मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है तो अच्छे टाइम पे हो रहा है। तभी एक बार सोचिए, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है पकड़ी है, आपको खुद इंडस्ट्री लग करना खड़ा करना है, खुद भारत को बनाना था, तब कुछ भी नहीं था भारत के पास। आप लोग ऐसे सोचिए, भारत को जब यूएन से मतलब वेटो मिल रहा था, वो जो परमानेंट मेंबर का, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर का जो सीट होता है, 5 देश अभी है, चाइना है उसमें, चाइना को नहीं दिया जा रहा था, भारत को दिया जा रहा था। भारत के जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको मतलब बोला नहीं नहीं, हम लोग मतलब उसका जो पैसा देना पड़ता है यूएनएससी को मेंटेन करने के लिए, और जो लोग मतलब परमानेंट मेंबर होते हैं उन लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो भारत ने तभी रिजेक्ट कर दिया था। तभी भारत के तरफ से भारत ने प्रपोज किया चाइना को, भारत ने प्रपोज किया यूनाइटेड नेशंस पे कि चाइना हमारे जगह पे चाइना को परमानेंट मेंबरशिप दे दीजिए। भारत के वजह से ही आज चाइना के पास वेटो पावर होता है, और इस वेटो पावर का सबसे ज़्यादा यूज चाइना भारत के अगेंस्ट भी करता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, the de-evolution of rupee followed and planning was to be suspended for 3 years as industrial sector as well as savings and investments suffered। तो भारत का जो करेंसी है रुपी, उसका भी डिवैल्यूएशन शुरू हो गया। प्लानिंग जो था उसको प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग को भी सस्पेंड कर दिया 3 इयर्स के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लानिंग था वो वाला। द consensus was also broken because the second generation of political leadership, regionalization and ruralization of Indian politics took place, as the Congress no longer remained the dominant party, having declined in both organizational and ideological sense। तभी हम अलग से पढ़ रहे हैं 1967 से 1990। क्या हुआ था पहले जब इंडिपेंडेंट हुआ था, या 1885 पे कांग्रेस आईएनसी का शुरुआत हुआ, जन्म हुआ, आप लोगों को पता है। फिर कांग्रेस ने बहुत काम किया भारत के लिए, लेकिन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री हुए भारत के। फिर डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन एक दौर आया मतलब भारत में मतलब सब कुछ का क्राइसिस हो गया, वही मिड 1960s पे, तभी फूड क्राइसिस भी हुआ था। तो एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद चाइना का वार भी शुरू हो गया था, आप लोगों को पता है, चाइना ने अटैक कर दिया था भारत को 1960 या से 60 सीरीज में, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है, 1962 है शायद। तो इतना सारा मतलब प्रेशर भारत झेल रहा था, तो उसके वजह से क्या हुआ था, भारत में जो डोमिनेंस पार्टी था कांग्रेस, वो डोमिनेंस चला गया। तो कांग्रेस डोमिनेंस नहीं रहा, अलग से पार्टी का जन्म हुआ। पता होगा आप लोगों को, अभी जो बीजेपी है उनका मतलब गार्जियन कह सकते हैं उनको, मतलब जनता दल कहा जाता था। अभी तो है भारतीय जनता पार्टी, और पहले जनता दल करके वो लोग ही मतलब कांग्रेस के ही टीम से थे, कुछ लोग और भी थे आदर्श, जो कांग्रेस के अलावा जो आदर्श भी पार्टी थे उन लोगों से निकल के बने। तो उनका जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग था वो भी मतलब सेम नहीं था, और डोमिनेंस भी चला गया था कांग्रेस का। There was also the rise of dominant caste-rich peasantry like Jats, Kamas, Kapus, Yadavs, Reddys in the face of the decline of semi-feudal landlords। तो तभी मतलब डोमिनेंस पावर भी शुरू हो गया था, वही जाट जैसे मतलब शुरू हो जा रहा था, मतलब जाट लोग मतलब अपना अपना दबाव डाल रहे थे, वो लोग भी डोमिनेंसी कर रहे थे, प्रभाव दिखा रहे थे। कमा, कापूस, यादव, ऐसे मतलब जो कास्ट वाले लोग थे वो लोग। तो उसके बारे में हम लोग एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में, हमारा भारत का जो क्लास और कास्ट सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। 5th चैप्टर है हमारा इस MPS 3 का।
This caste deserted the Congress to join or create opposition parties. यही कास्ट के वजह से ही कांग्रेस में शुरू हो गया, मतलब अदर पार्टीज ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ से ही कांग्रेस से ही निकला। मैंने बोला आप लोगों को, कांग्रेस से कुछ लोग निकले, बहुत दल से लोग आए, नए भी आए, फिर अलग अलग पार्टी बना। और इनमें से एक बड़ा पार्टी जो था जनता दल, और उसके बाद जनता दल इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जनता दल भी एक टाइम इलेक्शन जीत गया था, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उनका। हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टेट वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रॉन्ग न्यू एम्फासिस ऑन एग्रीकल्चर इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तभी ग्रीन रिवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था, आप लोगों को पता है। और इसका बेनिफिट जो नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा मिला, नॉर्थ ईस्ट साइड इधर मतलब इतना नहीं मिला था। दस फॉर अचीविंग फूड सिक्योरिटी बेटर ऑन द स्ट्रॉन्ग policy was adopted and various poverty alleviation programs like DPAP, द्वारका were launched। तो तभी कांग्रेस ने भी बहुत ट्राई किया, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का भी शुरुआत किया। उसके बाद बहुत अच्छा पॉलिसी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी का इम्प्लीमेंट किया पॉवर्टी को हटाने के लिए, कमाने के लिए, पॉवर्टी को निर्मूल करने के लिए, जैसे DPAP, द्वारका, ये सब। मतलब ये जो स्कीम थे ना, ये वाला स्कीम आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, DPAP और द्वारका, और अंडरलाइन कीजिएगा। बस पूरा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है स्कीम के बारे में, बस अंडरलाइन कीजिएगा अच्छी तरीके से, मतलब एग्जामिनर जैसे देखे आप लोग क्या लिखे, ये वाला टॉपिक आए तो ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ सीरियस प्रोग्रामेटिक एफर्ट्स द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, उस टाइम पे इंदिरा गांधी थे PM, तो उनके टाइम में वाला मतलब क्या हुआ था, सीरियस प्लान नहीं था। ये सब जो प्लान था अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लान था, लेकिन उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा रहा था फील्ड पे, ठीक है। बहुत सारा टाइप हुआ, जैसे कि नेशनलाइजेशन भी तब हुआ था, बैंक नेशनलाइजेशन, एवोल्यूशन ऑफ प्रीवीसी पर्सेस, ऐसा तभी हुआ था। उसके बाद जनता दल आ जाएगा सीन पे, फिर 1967 टू 1990। नेवरदलेस द विक्ट्री ऑफ द जनता पार्टी, हाँ जनता दल मैंने बोला था आप लोगों को, सॉरी, जनता पार्टी था उसका नाम। नेवरदलेस द विक्ट्री ऑफ द जनता पार्टी नॉट ओनली रिफ्लेक्टेड द sagacity of the Indian electorate but also proved conclusively that democracy spirit had embedded in the political imagination of the Indian people। तो ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वाला, मतलब तभी प्रूव हो गया था इतना सालों से ना, 1885 से शुरू कर लीजिए आप, जब से INC का जन्म हुआ, तभी से मतलब कांग्रेस का ही डोमिनेंस था। तो डेमोक्रेसी ने दिखा दिया, पॉवर्टी इतना मतलब बढ़ गया था भारत में, उसके वजह से मतलब पीपल लोग मतलब कांग्रेस से मतलब बहुत नाराज थे तब। तो नाराजगी के वजह से ही उन लोगों ने सत्ता को चेंज कर दिया, और यही डेमोक्रेसी का पावर होता है। तभी मतलब डेमोक्रेसी का पावर प्रूव हो गया कि सत्ता को चेंज किया जा सकता है। तो सत्ता चेंज हो गया, जनता पार्टी आए रोल पे। द फेलियर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट रिफ्लेक्टेड द लिमिटेशन ऑफ द कोएलिशन पॉलिटिक्स डिवॉइड ऑफ आइडियोलॉजिकल यूनिटी एंड पर्पस। द रिटर्न ऑफ ए मच chastened and insecure Indira Gandhi also saw the return of the politics of populism and patronage। तब क्या हुआ था, जनता पार्टी आके मतलब इतना कुछ मतलब अच्छे मतलब नहीं कर पाए, एक्चुअली वो भी मतलब बहुत सारे दल मिलके बने थे, नए नए थे, तो इतने अच्छे कुछ कर नहीं पाए। फिर इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत मतलब बहुत अच्छी तरीके से राजनीति खेला उस टाइम पे। Proliferation of subsidies resulted in massive state expenditure and loss of revenue. Soft loans, loan waivers, sick farms being nationalized। जो सिक फार्म मतलब यहाँ पे जो लाइन है आप लोग शायद समझ गए होंगे, जैसे कि लॉस ऑफ रेवेन्यू, सॉफ्ट लोन जो छोटे छोटे लोन होता है, उसके बाद लोन को वेवर कर देना, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करना। फिर सिक फार्म जो होते हैं, सिक मतलब जो मतलब नहीं चल रहे अच्छे तरीके से, जो इंडस्ट्री है सिक, मतलब सिर्फ क्या है, आप लोगों को तबीयत खराब है, ऐसे ही जो खराब इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उनको नेशनलाइज कर देना। नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, गवर्नमेंट चलाएगी अब, ठीक है। चीप इनपुट्स बीइंग प्रोवाइडेड फॉर इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास,
जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स है उनको सस्ते रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा था. इन शॉर्ट इट वाज सेम रिजीम अंडर इंदिरा गांधी एंड लेटर अंडर राजीव गांधी इन द टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिटिक्स. तो ये जो शुरुआत हो गया था तभी, मतलब पहले भारत में ऐसा नहीं था. जो सॉफ्ट लोन्स, लोन वेबर, लोन्स का जो कृषि लोन माफ कर देना, उसके बाद बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोन माफ कर देते हैं गवर्नमेंट, ये वाला स्कीम पहले नहीं था. तो इंदिरा गांधी जी के टाइम से शुरू हुआ और राजीव गांधी जी ने भी ये वाला कंटिन्यू किया और अभी भी चल रहा है. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अलग अलग स्कीम ही चलता है. अपने अपने गवर्नमेंट का अपना अपना स्कीम होता है. वेबर, लोन वेबर का, सिक फंड्स को नेशनलाइज करने का. The, the centralization of political power, politics of nomination, marketization of polity, all continued to remain the features of the period between 1980 to 1990. Massive allocation of funds was made under employment generating programs. तो सबसे ज़्यादा फंड खर्च किया गया था कहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए. क्यों? एम्प्लॉयमेंट जब भी जनरेट होगा पब्लिक सेक्टर में, कुछ भी सेक्टर में हो, तो देश का इकोनॉमी सुधरेगा और पॉवर्टी भी कम होगा. तो क्या क्या स्कीम था? RLEGP, फिर NREP एंड IRDP. स्कीम को अंडरलाइन कीजिएगा, एग्जाम में आया तो. द मनी एंड मस्कुल factor entered into electoral arena, now dominated by the Rajni Kothari, called the Bhoot contractor. ये वाला याद रखिएगा. तभी से शुरुआत हुआ था वही वाला मनी और मसल पावर जो होता है, मसल फैक्टर, ये आ गया था इलेक्ट्रल जो एरेना है, इलेक्शन का जो सिस्टम है वहाँ पे. और वहाँ पे डोमिनेंट थे कौन? रजनी कोठारी करके एक व्यक्ति थे, उनका मतलब बहुत पावर था इसके बारे में. तो वो पूरा डील करते थे. वो उनको भूट कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता था. इस एरिया में आपको जीतना है, रजनी कोठारी से कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको जिता के दे देंगे. ठीक है, ऐसा हाल हो गया था. Those with money gained in the battle of ballot, a suitcase politics become the order of the day. तो सूटकेस पॉलिटिक्स मतलब सूटकेस से पैसा दिया जाता था, तो सूटकेस पॉलिटिक्स शुरू हो गया था तभी से. कास्ट, इथेनिसिटी एंड रिलीजन नाउ प्लेड फार मोर सिग्निफिकेंट रोल एज द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स asserted in the continuation with the colonial legacy, as it was the first the colonial state that recognized different castes and communities and introduced separate electorate. तो इंदिरा गांधी जी के टाइम से शुरू हुआ था उस टाइम पे, मतलब 1967 से 1990, तभी जो टाइम में रजनी कोठारी, उनको भूट कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता था, तभी मतलब मनी और मसल पावर शुरू हो गया था भूट में. फिर क्या हुआ? अभी क्या किसका रूल होता है? अभी कास्ट, इथेनिसिटी, रिलीजन आप लोगों को पता ही होगा. तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इलेक्शन पे. और मैं भी चाहता हूँ आप लोगों से, मतलब आवेदन करता हूँ कि इस कास्ट, इथेनिसिटी और रिलीजन के ऊपर उठ के मतलब सच्ची तरीके से डेवलपमेंट के लिए वोट कीजिएगा. ठीक है, अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया 1990 ऑनवर्ड्स. अभी तो बिल्कुल इजी वाला टॉपिक आ गया, ये वाला लास्ट टॉपिक है, बहुत इजी है. एलपीजी को लिखना है, डिफाइन करना है क्या है एलपीजी, बस हो जाएगा. इन 1991 इंडिया मेक्स इट्स इकोनॉमी ओपन, दैट इज एलपीजी एडॉप्टेड. एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, और इसके बारे में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6, उसमें हम डिटेल से करेंगे. और लिबरलाइजेशन इनमें से मतलब एलपीजी से कुछ ना कुछ टॉपिक एग्जाम में आता ही है इग्नू का. ठीक है. The post-1991 India has been witnessed to an absence of consensus regarding its strategy of economic development as well as the evolving nature of its democracy. The long-term vision of political leadership of Nehru has been replaced by short-term strategies as the adoption of new economic policies of liberalization. तो एक्चुअली क्या हुआ था, भारत जब आज़ादी मिला भारत को, तभी भारत ने जो इम्पोर्ट है भारत के अंदर उसको लगभग बैंड ही कर दिया.
मतलब जो चीज़ सरकार को चाहिए, नेसेसिटी है फूड जैसा आइटम, कुछ 12% फूड चाहिए था, उन सभी को इम्पोर्ट किया जाता था। अदर कुछ चीज़ मतलब बाहर से, मतलब बाहर का कोई व्यक्ति भारत में बेच ही नहीं पाता। भारत का इकोनॉमी बंद था। क्यों बंद का रीज़न क्या था? भारत को खुद खड़ा होना था तभी, मतलब खुद का इंडस्ट्री को गढ़ना था। अगर खुद का इंडस्ट्री मतलब नहीं बना पाए भारत, तो मतलब जो बाहर से अगर इंपोर्ट करते रहे, पहले जो यूरोप जैसे जो हाल कर रहा था, ऐसे अगर हुआ तो भारत मतलब डेवलप नहीं होगा, सिर्फ पॉवर्टी इंक्रीज होगा। तभी भारत के मतलब नेहरू जी के नेतृत्व में, तभी उनका जो विजन था लॉन्ग टर्म, बहुत सालों तक भारत का मार्केट को मतलब वर्ल्ड के मार्केट से दूर रखा गया। फिर 1991 पे ओपन कर दिया गया, और नेहरू का जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था उसको रिप्लेस किया गया शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज में। ठीक है, और लिबरलाइजेशन का शुरुआत किया गया। As for the interface between the ideas of democracy and development is concerned, the challenge to create a more equal society remains formidable as the economic disparities continue to mount in the era of globalization। ये देखिए रेफर किया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम WTO रिजिम। ये सब हम लोग ग्लोबलाइजेशन का सभी टॉपिक हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी इस चैप्टर में अगर ग्लोबलाइजेशन का आ जाए तो आप थोड़ा सा वो 6 चैप्टर रेफर करके लिखिएगा। तभी मतलब 6 चैप्टर करने के बाद आप लोग तो एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तभी यूनिट 4 6 सभी तो एक साथ करके ही जाएंगे ना। तो ये वाला चैप्टर से मतलब 6 चैप्टर जो है उस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पूरा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दिया हो गया है। हम लोग कुछ ही दिनों में कर लेंगे। ठीक है, टू कंक्लूड, द इकोनॉमिक्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ द एम्पावरमेंट आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन द contemporary India. Willingness and the ability of the Indian state as the past to play the mediating role is simply not there. In such a situation, there is a critical need to emphasize the role of the civil society and its citizens. For the politics of common goods, the rights, it is imperative that the Indian state should adopt a strategy of selective globalization that can enrich the pluralist character of the Indian democracy। तो 1991 के बाद से ही मार्केट में गोल्ड स्पॉट के जगह पे कोको कोला भी आया। तो उसका इम्पैक्ट भी हुआ, बहुत सारा इंडिजीनियस जो भारत का इंडस्ट्री है, जैसा गोल्ड स्पॉट मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था। भारत का एक कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, भारत का नींबू पानी जैसा प्रोडक्ट बनाता था गोल्ड स्पॉट करके। वो मतलब 1991 से पहले था भारत में, बहुत अच्छा चलता था। आप लोगों के पेरेंट्स लोगों को पूछिएगा, वो लोगों ने शायद मतलब टेस्ट किया है उस प्रोडक्ट को। मेरे भी पेरेंट्स ने टेस्ट किए थे। और उसके बाद 1991 से लेकर 1993 तक मतलब चला था, उसके बाद लगभग फिनिश हो गया। कोको कोला का एंट्री हुआ 1991 पे। ठीक है, इफेक्ट भी था ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन तब मतलब भारत का इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से खड़ी हो गई थी। ठीक है, तो कुछ कुछ सेक्टर में इतना अच्छा नहीं था, फिर भी बहुत सारे इंडस्ट्री ने बढ़ चढ़ के रोल निभाया और भारत को भी इसका बेनिफिट मिला। भारत ने जब अपना इकोनॉमी को ओपन किया तो भारत के लिए मतलब भारत दूसरे इकोनॉमी में भी अपना सामान बेच पाता। पकड़ लीजिए अमेरिका भारत में आ गया कुछ चीज़ सेल करने के लिए, भारत भी जा सकता है। वही तो इसका मेन मोटिव है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का। ठीक है, ओपन फॉर ऑल, ओपन द इकोनॉमी फॉर ऑल। ठीक है, तो हमारा अगला जो है हम लोगों का इग्नू का बुक का एक्सरसाइज देख लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन्स, पहला 1 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्रीफली एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फेज ऑफ 1947 टू 1967। नेहरूवियन जो नेहरूवादी भारत जब था 1947 से 67, भारत का जब आज़ादी हुआ था उसके बाद से 67 तक, 67 के बाद इंदिरा गांधी जी आए थे। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द टेरेन ऑफ पॉलिटिक्स इन द पोस्ट ऑफ 1967 एरा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में आप लोग पहले इंट्रोडक्शन को लिखिएगा थोड़ा सा, उसके बाद अपना अपना पॉइंट लिखिएगा। इकोनॉमी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1947 टू 67 वाला मैंने जो पढ़ाया अभी अभी। उसके बाद 67 एरा जब पॉवर्टी इंक्रीज हो गया था 34% से 1970 में आपका
56.7%। तो वो वाला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के टाइम जनता पार्टी को भी मेंशन कीजिएगा। इंदिरा गांधी जी ने वही लोन वेवर का स्कीम शुरू किया, फिर राजीव गांधी जी ने कंटिन्यू किया है, सब भी मेंशन करना है आपको। वहाँ पे भी बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम का नाम मैंने आप लोगों को बोला है, वो भी मार्क करके एग्जाम पे लिखिएगा। द इकोनॉमिक्स ऑफ लिबरलाइजेशन, थर्ड क्वेश्चन। The economics of liberalization and the politics of the empowerment are going in opposite directions in the contemporary India. Comment. The economics of liberalization आपका वही लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वही लिखना है, एलपीजी वाला। तो उसका मतलब ये वाला क्वेश्चन 20 मार्क के लिखने के लिए चैप्टर 6 मास्ट कीजिएगा, उसके बाद ही ये वाला लिखिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट नोट लिखना है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट में। पोस्ट कॉलोनियल जो सोसाइटी था हम लोगों ने किया। फिर डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर्स। जून 2021, दिसंबर 2020, जून 2020, दिसंबर 2019, जून 2019, दिसंबर 2018। इन 6 अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चन आया है क्या इस चैप्टर पे? हाँ, एक क्वेश्चन एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 6 जो चैप्टर आएगा हमारा जो पॉलिटिकल, उस चैप्टर का नाम है शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा कुछ, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो उस चैप्टर से रिलेट करता है ज़्यादा। व्हाट इज मीन्ड बाय एलपीजी पैकेज हम लोगों ने अभी भी किया। एलपीजी पैकेज का मतलब क्या है और व्हाट रोल हैज़ इट प्लेड इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इन ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में लास्ट 6 अटेम्प्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।